टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल। ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और ये काफी इम्पोर्टेंट है ह्यूमन लाइफ, एनिमल लाइफ, प्लांट लाइफ के सर्वाइवल के लिए ऑन द अर्थ। आप सभी बच्चों को पता होगा कि एटमॉस्फेयर में जो मोस्ट अबंडेंट गैस है वो नाइट्रोजन है। सबसे ज्यादा एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है उसमें जो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो गैस प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन गैस है, जिसका केमिकल सिंबल आप N2 से रिप्रेजेंट भी करते हो। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। हमारी बॉडी के हर एक सेल में नाइट्रोजन एलिमेंट का बहुत बड़ा रोल है। आप यही इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि जो ह्यूमन सेल का या प्लांट सेल का या किसी भी एनिमल सेल का जो डीएनए है उसके कंपोजिशन में नाइट्रोजन काफी इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो हमारी जो भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है बॉडी को, तो प्रोटीन में भी नाइट्रोजन होता है। क्लोरोफिल जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है प्लांट्स में, तो वो भी बिना नाइट्रोजन की सिंथेसाइज नहीं हो सकता है प्लांट्स में। न्यूक्लिक एसिड्स जो कि डीएनए का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, ये भी नाइट्रोजन से ही बना होता है। न्यूक्लिक एसिड ये प्लांट सेल या एनिमल सेल के डीएनए का एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। और सभी विटामिन्स, लगभग सभी विटामिन्स में भी नाइट्रोजन आपको मिलेगा। तो जितना जरूरी ऑक्सीजन है उतना ही जरूरी नाइट्रोजन भी है हमारी बॉडी के लिए। तो हमारी बॉडी में नेचर में वैसे तो आपको 100 से ज्यादा एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। 100, 118 तो ऑलरेडी स्टडीड है। तो आपको बहुत सारे एलिमेंट्स नेचर में देखने को मिलेंगे और उनमें से लगभग 50 to 60 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। हमारी बॉडी में जो सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन भी काफी अमाउंट में है। इसके अलावा सिलिकॉन भी है। तो नाइट्रोजन पर हम फोकस करेंगे। तो कोई भी प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, जो कि फंडामेंटल यूनिट है किसी भी प्लांट या एनिमल की बॉडी की, तो कोई भी सेल हो उसका एक इम्पोर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है नाइट्रोजन। और इसकी रिक्वायरमेंट हमें एटमॉस्फेयर से ही पूरी हो जाएगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की वो कई बार मिट्टी में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट से पूरी नहीं हो पाती है। हर एक प्लांट को नाइट्रोजन बहुत ज्यादा अमाउंट में चाहिए होता है ग्रोथ के लिए। तो वो नाइट्रोजन प्लांट को कहाँ से मिलेगा? मिट्टी में तो इतना नाइट्रोजन होता नहीं है। अगर आप कोई खाद वगैरह डालते हो या फिर कोई फर्टिलाइजर डालते हो, मैन्योर या फर्टिलाइजर डालते हो, तो उससे नाइट्रोजन की कुछ रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लेकिन ज्यादातर प्लांट्स अपने नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट के लिए एटमॉस्फेरिक गैसेस पर भी डिपेंडेंट हैं। खास तौर से जो दालों वाले प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर की बहुत सारी नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो नाइट्रोजन तो प्लांट्स को चाहिए है, वो उनको कहाँ से मिलेगी? या तो एटमॉस्फेयर से मिलेगी या फिर जो आप मैन्योर या फर्टिलाइजर डालोगे मिट्टी में वहां से पूरी होगी वो रिक्वायरमेंट। और ह्यूमन एनिमल्स की रिक्वायरमेंट कहाँ से पूरी होगी नाइट्रोजन की? जब भी हम कोई प्लांट प्रोडक्ट खाएंगे जिसमें नाइट्रोजन कंपाउंड होगा तो हमारी बॉडी की भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। The atmospheric nitrogen cannot be taken directly by plants and animals. जैसे कि ऑक्सीजन है O2, उसको हम डायरेक्टली हमारी बॉडी यूटिलाइज कर लेती है। प्लांट्स में भी CO2, O2 डायरेक्टली यूटिलाइज होते हैं। फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होगी, CO2 एब्जॉर्ब होगी
और प्लांट्स में रेस्पिरेशन में इसका अपोजिट हो जाएगा, ओवरऑल ऑक्सीजन ही ज्यादा रिलीज करेंगे प्लांट्स। लेकिन आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट्स एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। CO2 और O2 को प्लांट या एनिमल बॉडी डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकती है उसी फ्री फॉर्म में, लेकिन नाइट्रोजन गैस को प्लांट या एनिमल बॉडी डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। उसके लिए पहले उनको कुछ यूजेबल कंपाउंड में कन्वर्ट होना जरूरी होता है। तो बिना बैक्टीरिया या एल्गी की हेल्प से, ब्लू ग्रीन एल्गी की हेल्प से नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर पाना नामुमकिन है कंपाउंड्स में, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो प्योर नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, मतलब N2 को। वो हमेशा नाइट्रोजन के कंपाउंड को ही यूटिलाइज कर सकते हैं अपने न्यूट्रिशन और अदर लाइफ प्रोसेसेस के लिए। तो इसमें बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल है, जो कि हमेशा मिट्टी में प्रेजेंट होंगे प्लांट्स की रूट्स के आसपास, और ये क्या करेंगे, ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। दे फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। फिक्स करने का मतलब है कि नाइट्रोजन को मोलिकुलर लेवल पर ब्रेक करके उसको कंपाउंड्स में चेंज कर देना। तो जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो N2 नाइट्रोजन गैस को लिक्विड फॉर्म में या फिर सॉलिड फॉर्म के कंपाउंड में कन्वर्ट कर देंगे, और इन कंपाउंड्स को प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब कर पाएंगे थ्रू रूट्स की हेल्प से। Once nitrogen is converted in these usable compounds, it can be utilized or absorbed by plants from the soil through their root system. इसकी जो डिटेल है वो आप 9th और 10th क्लास में स्पेसिफिकली पढ़ोगे। 10th क्लास तक जाकर आपको पता चल जाएगा कि मिट्टी में प्रेजेंट न्यूट्रिएंट्स और वाटर मिनरल्स किस तरीके से प्लांट की हर एक सेल तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो प्लांट की बॉडी में जो भी ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है ये आप हायर क्लासेस में स्टडी करोगे, 10th क्लास तक आप ये जान पाओगे। नाइट्रोजन जो रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब होगी प्लांट की बॉडी में, ये वाली नाइट्रोजन जो है, दिस नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। तो इनका ये एक तरह से रॉ मटेरियल होगा प्लांट्स के अंदर प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग के लिए और दूसरे वाइटल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। तो जो भी प्लांट प्रोडक्ट होंगे उनके अंदर ऑब्वियसली नाइट्रोजन का कंटेंट काफी ज्यादा होगा, और जो भी एनिमल्स उन प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा तो उनकी भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. When plant and animal die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plants again. तो बैक्टीरिया का जो रोल है वो 2 स्टेजेस पर आता है। पहली स्टेज हमारे खाना बनने से पहले, मतलब प्लांट्स जो भी फूड प्रिपेयर करेगा, तो प्लांट्स के लिए जो यूजेबल कंपाउंड्स हैं नाइट्रोजन के, उनके कन्वर्जन में भी बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बड़ा रोल है। और दूसरा रोल तब आएगा जब एनिमल या प्लांट बॉडी डेड हो जाएंगे। तो जो भी डेड बॉडी होगी, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो किसी भी एनिमल की डेड बॉडी हो, उसके अंदर काफी क्वांटिटी में, काफी अमाउंट में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होगा। मतलब कि ऐसा जो हमारी बॉडी है उसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नाइट्रोजन के कंपाउंड प्रेजेंट होंगे। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि हमारी सेल का जो न्यूक्लियस है, DNA है, वो सभी नाइट्रोजनस कंपाउंड है।
काफी क्वांटिटी में नाइट्रोजन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो दो तरह के बैक्टीरिया आपको मिट्टी में देखने को मिलेंगे। एक बैक्टीरिया वो है, दो तरह के बैक्टीरिया आपको देखने को मिलेंगे मिट्टी में। एक तरह के बैक्टीरिया वो हैं जो नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे ताकि प्लांट्स उनको दोबारा यूज कर सके। और जो दूसरे तरह के बैक्टीरिया हैं वो इस तरह के हैं कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो दो तरह की बैक्टीरिया आपको मिट्टी में देखने को मिलेंगे। एक जो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में कन्वर्ट करेंगे डिकेड मैटर को, और दूसरे जो बैक्टीरिया हैं वो नाइट्रोजन गैस को एटमॉस्फेयर में रिलीज करवाने में हेल्प करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो, तो पहले बैक्टीरिया ने ही एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट किया। अब दूसरे टाइप के बैक्टीरिया ने नाइट्रोजनस कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट किया। तो मतलब कि दो तीन तरह के बैक्टीरिया हो गए हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करेंगे नाइट्रोजन के कंपाउंड में, और फिर इसका रिवर्स करने वाले बैक्टीरिया भी मिट्टी में प्रेजेंट होंगे। इसका रिवर्स मतलब कि नाइट्रोजन गैस, एक है नाइट्रोजन गैस को जो नाइट्रोजन के कंपाउंड में कन्वर्ट करेंगे, और दूसरा टाइप है नाइट्रोजन के कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो दोनों ही तरह के बैक्टीरिया मिट्टी में प्रेजेंट होंगे। प्लांट्स की रूट्स में ज्यादातर वो बैक्टीरिया मिलते हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में फिक्स कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। दाल वाले जो भी प्लांट्स होंगे, पल्सिस वाले, उनके रूट्स में आपको इस तरीके के बैक्टीरिया मिलेंगे। अदरवाइज नॉर्मली जो बैक्टीरिया आपको मिट्टी में मिलेंगे वो इसका रिवर्स करेंगे, मतलब कि वो नाइट्रोजन के कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो, पहले तो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से कंज्यूम हुई विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, और फिर प्लांट और एनिमल बॉडी के डिके होने के बाद वो नाइट्रोजन फिर से वापस एटमॉस्फेयर में आ गई। तो मतलब कि जितनी नाइट्रोजन कंज्यूम हुई लगभग उतनी ही नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में वापस आ गई। और ये पूरा जो साइकिल है ये बिना माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, बिना बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी के पॉसिबल ही नहीं है। तो जो भी कुछ अभी तक हमने डिस्कस किया है इसका हम एक समरी चार्ट बना सकते हैं। तो जो भी हमने नाइट्रोजन साइकिल के बारे में डिस्कस किया उसका आप इस तरीके का चार्ट बना सकते हो। इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हर एक स्टेप में बहुत बड़ा रोल है। तो अभी हर एक बच्चे को इस डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। वैसे तो हम हर एक स्टेप डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो वो अपनी क्वेरी जरूर भेजे। अभी मैं आपकी फोटो नहीं दिख रही। क्वेरीज लेता हूँ। फलकीरत आपको भी ऑडियो वीडियो क्लियर है? यस सर। ओके ओके। तो अभी वर्कशीट से रिलेटेड क्वेरीज हो या नाइट्रोजन साइकिल से रिलेटेड क्वेरीज हो वो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वो बच्चे हैंड रेज कर सकते हैं जिनको कोई भी क्वेश्चन पूछना है इन टॉपिक से रिलेटेड। तो भी शुभम ने शायद हैंड रेज किया था। अगर कोई क्वेरी है शुभम दोबारा से हैंड रेज करो। एक तो जो दो बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है उन बच्चों का नाम है, एक बच्चे का नाम है टोटल गेमिंग और एक बच्चे का नाम ईमेल आईडी है कुछ 932।
अब इन बच्चों की पहचान कैसे होगी? तो कोई भी बच्चा अपना नाम, एक्चुअल नाम ही डाले, ईमेल आईडी वाला नाम को रीनेम कर दे। आप रीनेम कर सकते हो। देखो अभी कुछ बच्चों ने रीनेम किया है अपने को। तो अभी आजकल बच्चों के नाम आ रहे हैं वीवो, ओप्पो, ये बच्चों के नाम थोड़ी हैं। आईटेल, टोटल गेमिंग। तो इस तरीके के नाम से तो पहचान ही नहीं पाएंगे कि कौन सा बच्चा क्या कहना चाहता है। ये तो फिर वर्चुअल, फिर तो मैं एक तरीके से मोबाइल्स और डिवाइसेस को ही पढ़ा रहा हूँ। कोई एचपी का लैपटॉप है, कोई डेल का लैपटॉप है, तो आपका एक्चुअल नाम ही होना चाहिए ना। ये टोटल गेमिंग वाला बच्चा पता नहीं कौन है, बताओ टोटल गेमिंग अपना एक्चुअल नेम बताइए। ओके, तो कोई भी बच्ची की कोई क्वेरी नहीं है आज? एकांश, कुछ पूछना है आपको? नो सर। ओके, आपको शुरू में आप शुरू में वेबएक्स पर थे? अगर अभी आप बच्चे क्वेश्चंस नहीं पूछोगे फिर मैं पूछना शुरू करूंगा वन बाय वन बाय नेम। तो अच्छा है कि पहले आप बच्चे अपनी क्वेरीज बताएं। सर। हाँ बोलो शुभम। कौन है ये बच्चा? शुभम है, कांश है, क्रिश। क्रिश है। आप जूम पर हो या वेबएक्स पर नहीं सर, हो? वेबएक्स। ओके ओके, ठीक है, दिखाई देगा। हाँ बोलो क्रिश। सर ये जो फूड पॉइजनिंग है सर, इसमें हम सर ताकि फूड पॉइजन जल्दी ना हो जाए, फूड पॉइजन, तो सर हम उसे फ्रीज में रख देते, फ्रिज में। हाँ, ताकि जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लिकेट ना हो पाए। तो सर वो फ्रिज में कैसे नहीं होता है? जैसे हम तो बाहर रख देते हैं तो क्योंकि टेम्परेचर फ्रिज में काफी लो होता है। लो टेम्परेचर में ज्यादातर बैक्टीरिया लो टेम्परेचर में ग्रो नहीं कर पाते हैं, किल नहीं होंगे। वो बैक्टीरिया जितने हैं उतने ही रहेंगे। कई बार लो टेम्परेचर बैक्टीरिया को किल नहीं कर पाता है, बहुत ज्यादा लो करें तब जाके बैक्टीरिया किल होता है। तो कई बार ये बैक्टीरिया की ग्रोथ रुक जाती है, वो आगे मल्टीप्लिकेट नहीं हो पाता है। और जो थोड़े बहुत बैक्टीरिया अगर अंदर चले भी गए, फूड के थ्रू अगर कुछ बैक्टीरिया वायरस अंदर चले भी जाते हैं स्टमक में खाने के थ्रू, तो वो किल हो भी जाते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जो कि काफी स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन वाला है हमारे स्टमक के अंदर। तो वैसे तो हमारी बॉडी में नेचुरल डिफेंस सिस्टम है बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए, लेकिन कई बार काफी पुराना खाना हो जाए जिसमें बैक्टीरिया बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो, फिर वो स्टमक में जाके हो सकता है पूरी तरह से किल ना हो और आपके फूड ट्रैक में इन्फेक्शन फैला दें और ग्रो करने लग जाएं। तो बहुत दिक्कत हो सकती है उससे। फिर उसके लिए आपको कुछ एंटीबायोटिक्स या कुछ और दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी, फूड पॉइजनिंग के लिए और दवाइयाँ लेनी पड़ेंगी। आजकल क्या होता है कि लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं, उनको चटपटा खाने के लिए चाहिए। वो ये नहीं देखते कि वो हाइजेनिक कंडीशन में बना है या नहीं बना है, ना ही वो जैसे ही कोई खाना उनको दिखता है ना तो हैंड वॉश करते हैं, इतना वेट नहीं कर सकते, वो एकदम से उस खाने को खा जाते हैं। तो आधे बच्चे भी मुझे नहीं लगता हैंड वॉश करके खाना खाते होंगे। तो ज्यादातर बच्चों का खाने की हैबिट क्या होती है, एक हाथ में मोबाइल फोन होता है और एक हाथ में खाना होता है। तो कई बार तो हाथ को इंटरचेंज भी करते रहते हैं। सबसे ज्यादा बैक्टीरिया वायरस आपके मोबाइल फोन में आपको मिलेंगे, बल्कि आपके वॉशरूम से भी ज्यादा जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर हैं, क्योंकि आप उस पर ना तो कोई हार्पिक यूज कर सकते हो, ना ही आप उसको धो सकते हो। तो आपको अपना मोबाइल फोन डेली 2 बार सैनिटाइज करना चाहिए। सैनिटाइजेशन के लिए आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करिए, ना कि वो जेली वाला सैनिटाइजर जो है वो चिपक जाता है, वो उतरता नहीं है। अल्कोहल वाला सैनिटाइजर इवेपोरेट हो जाता है, वो फोन से उतर जाएगा। तो आप अपने फोन को
दिन में 2 बार पक्का सैनिटाइज कीजिए, और खाना खाते हुए कभी भी मोबाइल फोन आपके आसपास, आपके हाथ में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खाना खाने से पहले हर एक बच्चे को अपने हैंड वॉश करने जरूरी हैं। अगर आप नहीं करोगे, बीच में किसी का फोन आ गया, आपने खाना खा रहे हो, बीच में फोन अटेंड करने लग गए, फिर हैंड वॉश भी नहीं किए और फोन वाले हाथ ही आपने खाने को लगा दिए, फिर खाना खा लिया, तो ऐसे कैसे बच पाओगे आप फूड पॉइजनिंग से? तो फूड पॉइजनिंग से बचने का सर यही तरीका है कि आप प्रॉपरली हैंड वॉश कीजिए। खाना खाते हुए मोबाइल फोन, टीवी का रिमोट, कोई भी चीज को हाथ बिल्कुल ना लगाएं। बोलो एकांश, बोलिए एकांश। सर अभी हम लोग की मैथ की क्लास है, तो सर मैं लीव कर रहा हूँ। सर कह रहे ओके ज्वाइन ओके, कर ले। अच्छा मुझे पता नहीं था। चलो मैं अभी टर्मिनेट करता हूँ, आज हम यही समाप्त करते हैं। आप बच्चे अभी लीव कर सकते हो सभी। हैव अ नाइस डे।